आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका के ऊपर एक विश्लेषणात्मक एवं सारगर्भित चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली जेपीएससी तथा झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और झारखंड का योगदान धार्मिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी सभी चरणों में महत्वपूर्ण रहा है। इस टॉपिक से जेपीएससी और जेएसएससी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर जिलावार क्रांतिकारी गतिविधियां और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। सही कहा आपने। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी तस्वीर दिमाग में बनाते हैं। कल्पना कीजिए एक सीधा साधा आदिवासी किसान जिसके लिए उसकी पुश्तैनी जमीन ही उसकी जान है। हाँ बिल्कुल, उसकी पूरी दुनिया होती है वो जमीन। वही ना। और वो एक ऐसे विचार के लिए एक ऐसे नेता के आह्वान पर अपनी सदियों पुरानी जमीन खुशी खुशी नीलाम होने देता है, और बदले में वो हिंसा का एक पत्थर तक नहीं उठाता। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, अक्सर इतिहास को लेकर जो एक आम धारणा है ना, वो बस कलकत्ता, बॉम्बे या दिल्ली जैसे महानगरों तक ही सीमित रह जाती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आजादी की सारी रणनीतियां बस इन्हीं बड़े शहरों के कमरों में बन रही थीं। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1830 से लेकर 1917 तक का जो टाइमलाइन है, उसमें झारखंड केवल घने जंगलों का क्षेत्र नहीं था जी, बल्कि ये बड़े जन आंदोलनों और गुप्त रणनीतियों का एक सक्रिय केंद्र था, है ना? एकदम सही। तो आइए समझते हैं इस कहानी के सबसे शुरुआती चरण को, वहाबी आंदोलन। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद असंतोष की नई नींव इसी आंदोलन द्वारा रखी जा रही थी। करण का आंदोलन था। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। अच्छा, तो एक धार्मिक सुधार की मुहिम राजनीतिक विरोध में कैसे बदल गई? मैं ये सोच रही थी कि ये बदलाव कैसे आया। देखिए, जब इन सुधारकों ने अपने आसपास के हालात देखे तो उन्हें लगा कि जब तक विदेशी सत्ता यानी ब्रिटिश राज मौजूद है, तब तक कोई सच्चा सुधार संभव ही नहीं है। ओहो, मतलब ब्रिटिश सत्ता को हटाना जरूरी हो गया था उनके लिए। बिल्कुल। इसीलिए धर्म के प्रति उनका ये आग्रह बहुत जल्दी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक कड़े राजनीतिक प्रतिरोध में बदल गया। और यहाँ एग्जाम पॉइंट ध्यान रखें, झारखंड में इस विचार को फैलाने का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। शाह मोहम्मद हुसैन, जी, इसे नोट कर लें सभी। लेकिन मुझे यह समझना है कि झारखंड के सुदूर और आदिवासी बहुल इलाकों में, जहाँ का सामाजिक ढांचा बिल्कुल अलग था, वहाँ ये विचारधारा अपनी पैठ कैसे बना रही थी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, कोई भी बाहरी विचारधारा ऐसे ही हवा में नहीं पनपती। उस समय झारखंड के स्थानीय लोग, विशेषकर आदिवासी और किसान, ब्रिटिश नीतियों और जमींदारों के भयंकर शोषण का शिकार थे। हाँ, उनकी जमीनों पर मनमाने टैक्स थोपे जा रहे थे। बिल्कुल। तो जब वहाबी प्रचारक इन इलाकों में गए तो उन्होंने सिर्फ धार्मिक बातें नहीं की, उन्होंने सत्ता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। स्थानीय लोगों ने देखा कि अरे, ये लोग भी तो उसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमारा खून चूस रही है। मतलब ये एक तरह से साझा दुश्मन के खिलाफ लंबंद होने जैसी बात थी। सही कहा। और रांची और हजारीबाग में इसका काफी विस्तार हुआ। राजमहल के इलाके में बाकायदा गुप्त शाखाएं खोली गईं। संथाल परगना में इब्राहिम मंडल ने इसका नेतृत्व किया था। इब्राहिम मंडल, हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जी हाँ, उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि ब्रिटिश सरकार को कड़ा दमन चक्र चलाना पड़ा और उन्हें उम्र कैद देनी पड़ी। पाकुड़ क्षेत्र में पीर हुसैन भी बहुत सक्रिय थे। तो अगर मैं से एक उपमा दूं तो ये चरण एक विशाल पेड़ की भूमिगत जड़ों की तरह लगता है। सतह पर कोई बड़ा विस्फोट नहीं दिख रहा है, लेकिन जड़ें मजबूत हो रही हैं। बहुत सटीक उपमा है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं उदारवादी चरण की तरफ। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके बाद के कुछ सालों तक याचिका राजनीति या पिटिशन पॉलिटिक्स का दौर चला। हाँ, शुरुआती नेताओं को लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, तो वे प्रार्थना पत्रों से अपनी मांगे मनवा लेंगे। बिल्कुल। झारखंड में भी बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद जो चेतना जागी थी, वो धीरे धीरे इस राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ने लगी। लेकिन इस उदारवादी तरीके की अपनी सीमाएं थीं। क्योंकि प्रार्थना पत्रों से अंग्रेजों पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। विशेषकर जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तब तो युवाओं में भारी निराशा पैदा हो गई। और यहीं से झारखंड का क्रांतिकारी चरण शुरू होता है।
और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि यह भाग जेपीएससी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ध्यान से समझें। बिल्कुल, ये क्रांतिकारी चरण बहुत अहम है। जब शांतिपूर्ण तरीकों से बात नहीं बनी तो हथियार उठा लिए गए, लेकिन बंगाल के क्रांतिकारियों ने झारखंड को ही अपनी सुरक्षित पनागाह क्यों चुना? इसके पीछे विशुद्ध रूप से भौगोलिक कारण थे। बंगाल में पुलिस की सख्ती बहुत बढ़ गई थी। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो बंगाल के करीब भी हो और जहां ब्रिटिश पुलिस की नजर कम जाए। तो झारखंड के घने जंगल और पहाड़ियां इसके लिए एकदम सही थे। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा देवघर। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसे ध्यान में रखें कि देवघर क्रांतिकारियों का प्रमुख अड्डा था। देवघर का जिक्र हमारे स्रोतों में बहुत विस्तार से है, लेकिन एक सवाल उठता है। देवघर तो हमेशा से एक धार्मिक स्थल रहा है जहां तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ रहती है। वहां गुप्त विद्रोही बेस कैसे चल सकता है? यही तो क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता थी। उन्होंने उसी भीड़ को अपना छलावरण बना लिया। तीर्थयात्रियों की भीड़ में अनजान चेहरों का आना जाना किसी का ध्यान नहीं खींचता था। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। वहां अरविंद घोष के भाई बारेंद्र कुमार घोष ने स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग की स्थापना की। बाहर से ये एक सांस्कृतिक संस्था लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये युवाओं को प्रशिक्षित कर रही थी। और देवघर के उस सीलरबाड़ी वाले मकान का क्या? वहां तो बम बनाने का काम होता था ना? जी बिल्कुल। सीलरबाड़ी का मकान एक गुप्त बम फैक्ट्री के रूप में काम कर रहा था। वहां रसायनों को जमा किया जाता था। 1915 में जब वहां छापा पड़ा तो बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थीं। बाप रे, किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा है ये सब। और वहां के आर मित्रा उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी भी तो छात्रों को प्रेरित करते थे। बिल्कुल करते थे। लेकिन यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये क्रांति केवल बंगाल से आए हुए लोगों तक सीमित थी? हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। क्या झारखंड के स्थानीय युवाओं की भी इसमें भागीदारी थी? 100% थी। शुरुआत भले ही बंगाली बुद्धिजीवियों से हुई हो, लेकिन हजारीबाग में हम देखते हैं कि स्थानीय छात्र इससे सीधे जुड़ गए थे। संत कोलंबा कॉलेज के छात्र राम विनोद सिंह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। राम विनोद सिंह, जिन्हें हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था। बिल्कुल। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें ये उपाधि दी गई थी। ये दिखाता है कि स्थानीय युवा केवल दर्शक नहीं थे, बल्कि वे नेतृत्व कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और सिर्फ हजारीबाग या देवघर ही नहीं, स्रोतों में गिरिडीह और सिंहभूम की घटनाओं का भी वर्णन है। गिरिडीह में तो अवर स्वाधीन भारत के पर्चे चिपकाए गए थे। हाँ, जनवरी 1913 में। और ये पर्चे 24 परगना से लाए गए थे। निर्मल चंद्र बनर्जी ने इन्हें खंभों पर चिपकाने का साहसिक काम किया था। इससे पता चलता है कि सूचनाओं का नेटवर्क कितना मजबूत था। और दुमका का मामला तो और भी ज्यादा रोमांचक है। दुमका वाला रोड्डा आर्म्स केस, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 में कलकत्ता की रोड्डा एंड कंपनी से क्रांतिकारियों ने 50 माउजर पिस्तौल और 46,000 कारतूस गायब कर दिए थे। 46,000 कारतूस, ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी रही होगी। बहुत बड़ी। और उन हथियारों को छुपाने के लिए दुमका के दुर्गम इलाके को चुना गया। स्थानीय लोगों ने क्रांतिकारियों को पनाह दी, जो दिखाता है कि जन समर्थन कितना मजबूत था। आइए समझते हैं कि इस दौरान वैचारिक और साहित्यिक स्तर पर क्या हो रहा था। देवघर के करों गांव में सखाराम गणेश देउस्कर ने देशेर कथा नाम की किताब लिखी थी। जी। और चाईबासा से तरुण शक्ति नाम की पत्रिका निकल रही थी। शिक्षा, प्रेस और मिशनरियों के प्रभाव से जनजातीय क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से फैल रही थी। मतलब हथियारों के साथ साथ विचारों की क्रांति भी जोरों पर थी। बिल्कुल। और इन क्रांतिकारी गतिविधियों की रणनीति बहुत स्पष्ट थी। गुप्त संगठन बनाना, पर्चे बांटना और युवाओं को वैचारिक रूप से मजबूत करना। कि ये भूमिगत नेटवर्क बढ़ रहा है तो उन्होंने मुख्य नेताओं को समाज से काटने का फैसला किया। और यहाँ से हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की नजरबंदी के दौर में पहुंचते हैं। ये इस पूरे इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। अंग्रेजों की रणनीति थी कि बड़े नेताओं को दूरदराज इलाकों में कैद कर दो। अप्रैल 1916 में मौलाना आजाद को रांची लाया गया और मोराबादी में 1919 तक नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा होगा कि रांची में मौलाना आजाद कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस नजरबंदी को ही अपनी ताकत बना लिया है ना? बिल्कुल। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे नोट कर लें।
मौलाना आज़ाद ने रांची में खाली बैठने के बजाय अगस्त 1917 में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव डाली। और इसके लिए जो उन्होंने बलिदान दिया वो कमाल का है। अपना प्रसिद्ध अल बिलाग प्रेस बेच दिया, मतलब अपना प्रेस बेचना ताकि स्कूल खोला जा सके, ये एक नेता के त्याग की चरम सीमा है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था उनका। आप एक राजनीतिक आवाज को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक को कैसे रोकेंगे? उन्होंने शिक्षा के जरिए जो सामाजिक चेतना पैदा की, उसने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। सही बात है। और मौलाना आज़ाद और अन्य नेताओं द्वारा बोए गए इन्हीं बीजों ने झारखंड को उस बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार कर दिया जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आने वाला था। देखिए, अगर हम 1919 से लेकर 1930 के दशक तक की टाइमलाइन को देखें तो झारखंड में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था मास पॉलिटिक्स, यानी जन राजनीति का उदर। मास पॉलिटिक्स, थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाइए। झारखंड का इतिहास तो वैसे भी बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह जैसे सशस्त्र आंदोलनों का रहा है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। पहले आंदोलन हथियारों से लड़े जाते थे, लेकिन 1919 के बाद जो गांधीवादी युग आया, उसने झारखंड के इन लड़ाकू जनजाति समुदायों को एक पूरी तरह से नए और अहिंसक रास्ते पर ला दिया। मतलब सीधा तीरधनुष से चरखे की तरफ। जी हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरी की पूरी जनता जो कल तक हथियार उठाती थी, वो अब सत्याग्रह कर रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल है। और इसी मास मोबिलाइजेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण था महात्मा गांधी का झारखंड से सीधा जुड़ाव। तो आइए समझते हैं हमारे भाग 2 को, जो गांधी जी की यात्राओं पर आधारित है। राइट। और मैंने नोट्स में पढ़ा कि गांधी जी ने झारखंड की कुल 11 यात्राएं की थी। 11 बार? ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। जी, 11 बार। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी पहली बार झारखंड कब आए थे। हाँ, ये तो मैंने भी कई प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है। 4 जून 1917 को वो पहली बार रांची आए थे, राइट? एग्जैक्टली, 4 जून 1917। और उन्हें आमंत्रित किया था श्याम कृष्ण सहाय जी ने। गांधी जी रांची में करीब 21 दिनों तक रुके थे। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, चंपारण का आंदोलन तो बिहार में चल रहा था ना? फिर गांधी जी रांची में 21 दिन क्या कर रहे थे? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखना होगा। रांची उस वक्त बिहार उड़ीसा प्रांत की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, मतलब सारे बड़े अंग्रेज अफसर रांची में बैठे थे। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट भी वहीं थे। तो चंपारण सत्याग्रह की जो पूरी रूपरेखा थी, जो अग्रेरियन बिल ड्राफ्ट हुआ था, वो सब रांची की उसी मेज पर बैठकर तय हुआ था। ये तो बहुत ही जबरदस्त रणनीति थी। मतलब आप ब्रिटिश सरकार के नर्व सेंटर में बैठकर उनके ही खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। जी, और इसी वजह से गांधी जी का प्रभाव रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग जैसे प्रमुख स्थानों पर बहुत गहराई से पड़ा। उनका मुख्य उद्देश्य जन जागरण, स्वदेशी को अपनाना और असहयोग की भावना पैदा करना था। और इसका असर दिखा भी, क्योंकि जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जो हमारा भाग 3 है, तो झारखंड शांत नहीं बैठा। बिल्कुल नहीं। रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, उसके खिलाफ रांची में बहुत जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, मैंने नोट्स में बारिश्वर सहाय और गुलाब तिवारी का नाम पढ़ा है। उन्होंने रांची में लीड किया था इसे। एकदम सही। बारिश्वर सहाय और गुलाब तिवारी के नेतृत्व में जो जनता सड़कों पर उतरी, वो अभूतपूर्व था। इसे एक प्रारंभिक जन आंदोलन के रूप में समझना चाहिए। राइट, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर लोग बिना हथियारों के सड़कों पर नहीं आते थे। एग्जैक्टली। और यही वो जमीन थी जिस पर 1920 का असहयोग आंदोलन खड़ा हुआ, जो कि हमारे लेक्चर का भाग 4 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन की तरफ। 1920 का कलकत्ता और फिर नागपुर अधिवेशन। इसके बाद झारखंड में ये आंदोलन कैसे फैला? देखिए, असहयोग आंदोलन का जो स्वरूप था, वो पूरे झारखंड में बहुत तेजी से फैला। विदेशी वस्त्रों में बहिष्कार किया गया और सबसे बड़ी बात, स्थानीय नेताओं और जनजातीय समुदायों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ मुझे टाना भक्तों के बारे में बात करनी है। उन्होंने तो जैसे गांधी जी के विचारों को पूरी तरह से आत्मसात ही कर लिया था। जी बिल्कुल। टाना भक्तों ने गांधी जी को लगभग एक देवता के रूप में मान लिया था। उन्होंने चौकीदारी टैक्स और जमींदारों को लगान देना पूरी तरह बंद कर दिया। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है ना। टैक्स ना देना सीधा ब्रिटिश रेवेन्यू पर चूट था। बिल्कुल।
और सभी स्टूडेंट्स इसे ध्यान में रखें कि ये गांधीयन मास मोबिलाइजेशन का प्रमुख उदाहरण है। एक पारंपरिक समुदाय का इतनी जल्दी स्वदेशी और चरखे को अपना लेना कोई साधारण घटना नहीं थी। गांधी जी ने खुद उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट शिष्य कहा था। क्या बात है। अब मुझे लगता है हमें थोड़ा गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड के अलग अलग जिलों में इस आंदोलन का असर अलग अलग था। एकदम सही कहा आपने, और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस जेपीएससी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारा भाग 5 है और हम हर एक जिले को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रांची की। रांची, जैसा कि हमने देखा, असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र था। टाना भक्तों का सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं था। ये पूरा जिला स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का गढ़ बन चुका था। राइट। और रांची के बगल में ही है हजारीबाग। वहां क्या स्थिति थी? देखिए, हजारीबाग में एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। वहां कृष्ण वल्लभ सहाय और बजरंग सहाय जैसे नेताओं ने कमान संभाली हुई थी। उन्होंने प्रशासन के नाक के नीचे जन जागरूकता फैलाई। और पलामू तो काफी रूरल और जंगली इलाका था ना उस वक्त। जी, पलामू में ग्रामीण भागीदारी सबसे दिलचस्प थी। वहां धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में एक बहुत ही अलग तरह का आंदोलन चला। हाँ, मैंने पढ़ा कि उन्होंने पलामू को आजाद घोषित कर दिया था और खुद जंगलों में कपास की खेती शुरू कर दी थी। एग्जैक्टली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो कर दिया, पर पहनेंगे क्या? तो उन्होंने खुद कपास उगाना और सूत काटना शुरू कर दिया। ये आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा उदाहरण था। वाह, ये तो सच में कमाल है। स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें। धनी सिंह खरवार का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं सिंहभूम जिले की। सिंहभूम का जो प्रभाव था वो मुख्य रूप से औद्योगिक था, क्योंकि वहां जमशेदपुर था। तो वहां जनजातीय लोगों के साथ साथ कारखानों के मजदूरों ने भी आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और आखिरी जिला संथाल परगना। संथाल परगना में जनजातीय जागरूकता का बहुत बड़ा असर देखा। जबरा पहाड़िया जैसे नेताओं ने वहां के पहाड़िया समुदाय को एकजुट किया। वहां भी बहिष्कार और स्वदेशी का जबरदस्त प्रभाव था। तो ये क्लियर हो गया कि हर जिले ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। लेकिन 1922 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, चौरी चौरा कांड, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो इसके बाद झारखंड में क्या हुआ? यही हमारा भाग 6 है, असहयोग के बाद की स्थिति। 1922 के बाद पूरे देश की तरह झारखंड में भी एक राजनीतिक शून्यता आ गई थी। लेकिन यहाँ के नेताओं ने हार नहीं मानी। तो उन्होंने क्या रणनीति अपनाई? उन्होंने राजनीतिक पुनर्गठन शुरू किया। नई रणनीति के तहत वो लोग रचनात्मक कार्यों में लग गए, जैसे खादी का प्रचार, छुआछूत मिटाना और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना। मतलब जब सड़कों पर आंदोलन नहीं हो रहा था, तब वो लोग ग्रासरूट लेवल पर समाज को मजबूत कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ा बदलाव आया, जो हमारा भाग 7 है, स्वराज पार्टी का गठन। हाँ, 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और झारखंड में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद कुछ नेताओं का मानना था कि हमें चुनाव लड़कर विधान परिषदों के अंदर जाना चाहिए और वहां से सरकार के काम में अड़ंगा डालना चाहिए। अच्छा, मतलब सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम को ब्लॉक करना। एग्जैक्टली। और झारखंड में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यहां राजनीतिक सक्रियता फिर से तेज हो गई। कृष्ण वल्लभ सहाय जैसे नेता स्वराज पार्टी के टिकट पर बिहार प्रांतीय परिषद के लिए चुने गए। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण वल्लभ सहाय का चुनाव जीतना यह दिखाता है कि झारखंड के नेता अब विधायी राजनीति में भी अपना लोहा मनवा रहे थे। जी बिल्कुल। और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड से स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 1928 के दौर में। भाग 8, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में हुआ था, साइमन गो बैक के नारों के साथ। हाँ, और झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो रांची में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। मैंने नोट्स में देखा कि रांची में जो काले झंडे दिखाए गए थे, उसका नेतृत्व भी श्याम कृष्ण सहाय ने किया था। जी हाँ, वही श्याम कृष्ण सहाय जिन्होंने गांधी जी को 1917 में आमंत्रित किया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार ने झारखंड में एक बार फिर से सोई हुई राजनीतिक चेतना को जगा दिया। मतलब ये एक तरह से अगले बड़े आंदोलन का ग्राउंड तैयार कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक और बहुत क्रूशल फ्रंट था जो ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा रहा था, और वो है हमारा भाग 9, मजदूर आंदोलन।
एकदम सही। और सभी एस्पिरेंट्स ध्यान दें, ये इंडस्ट्रियल झारखंड का महत्वपूर्ण पक्ष है। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की वजह से पूरे ब्रिटिश इंडिया का औद्योगिक केंद्र था। वहां 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। जी, एसएन हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किसानों का टैक्स न देना तो खतरनाक था ही, लेकिन जमशेदपुर के कारखानों में हड़ताल होना उनके लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि अगर स्टील का उत्पादन रुकेगा तो रेलवे लाइनें कैसे बिछेंगी, सेना को सामान कैसे जाएगा? ये सीधा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार था। एग्जैक्टली। श्रमिक संघर्ष वहां इतना तेज हो गया था कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को वहां आना पड़ा। पहले सीएफ एंड्रूज ने वहां आकर मध्यस्थता की। और फिर 1928 में सुभाष चंद्र बोस खुद वहां गए थे ना? जी बिल्कुल। 1928 में सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उन्होंने मजदूरों की मांगों को प्रबंधन और सरकार के सामने बहुत मजबूती से रखा। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ हमारे टाना भगत गांव-गांव घूमकर चरखा चला रहे हैं और दूसरी तरफ जमशेदपुर की मिलों में हजारों मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। और यही कॉम्बिनेशन ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे घातक साबित हुआ। ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों का ये जो समानांतर संघर्ष था, उसने गांधीवादी आंदोलन के प्रथम चरण को झारखंड में पूरी तरह से सफल बनाया। बहुत ही शानदार विश्लेषण। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर 1940 के रामगढ़ अधिवेशन और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह तक। सही कहा आपने। ये वो दौर था जहां विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रहा था, बल्कि एक राजनीतिक परिपक्वता आ चुकी थी झारखंड के लोगों में। बिल्कुल। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश की तरह झारखंड में भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, है ना? जी, एकदम सही। और उसी माहौल में फिर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की। मैं यहाँ सभी परीक्षार्थियों को बताना चाहूंगा कि ये गांधीयन मास स्ट्रगल का महत्वपूर्ण चरण है। हाँ, लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है, मतलब सोचिए, दांडी यात्रा तो समुद्र के किनारे हुई थी। जी। अब झारखंड जैसे पहाड़ी और घने जंगलों वाले राज्य में, जहां मीलों मीलों तक कोई समुद्र है ही नहीं, वहां नमक कानून तोड़ने का क्या मतलब था? मतलब क्या ये बस सत्ता को चिढ़ाने के लिए था या कोई गहरा संदेश था? देखिए, इसे हम केवल सत्ता को चढ़ाना नहीं कह सकते। ये दरअसल प्रतीकात्मक अवज्ञा का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था। प्रतीकात्मक अवज्ञा मतलब सांकेतिक रूप से विरोध। बिल्कुल। झारखंड के लोगों के पास भले ही समुद्र नहीं था, लेकिन उनके पास एक अडिग संकल्प था। 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग 50 अलग-अलग स्थानों पर करीब 200 लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी या खारे पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। अरे वाह, 50 स्थानों पर! ये तो वाकई एक बड़ा आंकड़ा है। जी, और इससे झारखंड में व्यापक राजनीतिक जागरूकता आई। लोग समझ गए कि मुद्दा सिर्फ नमक का नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का है। सही बात है। और अगर हम अब आगे बढ़ें और इसे जिलेवार समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है रांची का नाम इसमें प्रमुखता से आता है ना? बिल्कुल। और यहां मैं जोड़ना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस जेपीएससी में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हमारे सुनने वाले इसे नोट कर लें। अगर हम सबसे पहले रांची की बात करें, तो रांची इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वहाँ तरुण संघ नाम के संगठन ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जी हाँ, तरुण संघ की भूमिका बहुत अहम थी। रांची के छुटिया में 1930 में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। अच्छा। और उस सभा में पीसी मित्रा और देवकीनंदन लाल जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। वहां बाकायदा योजना बनी कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को झारखंड में सफल बनाना है। तो रांची में तो काफी संगठित तरीके से काम हो रहा था। हजारीबाग के बारे में क्या कहेंगे? वहां भी काफी प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी ना? बिल्कुल। हजारीबाग तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था। वहां कृष्ण वल्लभ सहाय जी ने खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर कानून तोड़ा था। खजांची तालाब? जी। और छात्रों, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लें।
कृष्ण वल्लभ सहाय जी को उस थोड़े से नमक बनाने के लिए पूरे 1 वर्ष की सजा मिली थी। बाप रे, सिर्फ एक सांकेतिक नमक बनाने के लिए 1 साल की जेल? यही तो दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार इन प्रतीकात्मक हरकतों से कितना घबराई हुई थी। और हाँ, हजारीबाग की जब हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैंने सुना है कि महिलाओं का नेतृत्व वहां बहुत ही सशक्त था। जी, सरस्वती देवी जो हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थीं, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। ये तो उस समय के समाज के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ सरस्वती देवी ही नहीं, गिरिडीह क्षेत्र से साधना देवी और मीरा देवी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। कमाल है। और हजारीबाग का जिक्र आती मुझे वो जेल वाला वाकया याद आता है जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था। हाँ हाँ, वो हस्तलिखित पत्रिकाओं वाला। बिल्कुल, मतलब सोचिए, जेल की काल कोठरी में जहां बाहर की हवा भी मुश्किल से आती है, वहां से रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नाम की पत्रिका निकाली और महामाया प्रसाद सिन्हा ने कारागार नाम से पत्रिका छापी। जी, और ये सब हाथ से लिखा जाता था, बाहर से चुपके से कागज आते थे। ये दिखाता है कि दमनकारी नीतियां भी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाई। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला साहस है ये। अच्छा, रांची और हजारीबाग तो हो गया, पलामू और सिंहभूम के इलाकों में क्या चल रहा था? देखिए, अगर हम पलामू की बात करें ना, तो वहां ग्रामीण आंदोलन बहुत मजबूत था। वहां चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवाड़ जैसे नेताओं ने किसानों और ग्रामीणों को संगठित किया। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ सिंहभूम में, खासकर जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, इस आंदोलन का प्रभाव औद्योगिक था। वहां नानी गोपाल मुखर्जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो मतलब हर जिले का अपना एक अलग रंग था इस आंदोलन में। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। अभी तक हमने जितने भी नाम लिए, पीसी मित्रा, कृष्ण वल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, ये सब मुख्य धारा के या कहें तो शहरी और पढ़े लिखे नेता लगते हैं। लेकिन झारखंड की आत्मा तो इसके जनजातीय समाज में बसती है। हाँ। तो क्या हमारा आदिवासी समाज केवल इन नेताओं के पीछे पीछे चल रहा था, या उनका अपना कोई स्वतंत्र आंदोलन भी था? यह बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जेपीएससी अक्सर इस पहलू से प्रश्न पूछता है। आदिवासी समाज केवल किसी के पीछे नहीं चल रहा था, उनकी भागीदारी अत्यंत सशक्त और स्वतंत्र विचारों वाली थी। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। हजारीबाग के गोमिया क्षेत्र में बंगम मांझी का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने संथालों के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। बंगम मांझी, ओके। और उनके साथ 210 अनुयायियों ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं की, बल्कि शराब और मांस छोड़ने का और खादी पहनने का संकल्प लिया। मतलब ये एक तरह से सामाजिक सुधार का आंदोलन भी बन गया था। एकदम सही। और जब हम संथाल परगना या रांची, गुमला के क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ताना भगतों को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ताना भगतों का योगदान तो हमेशा से बहुत अनूठा रहा है। बिल्कुल। उन्होंने तो ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स यानी कर देने से साफ इनकार कर दिया था। उनकी जमीनें नीलाम हो गईं, पर वो झुके नहीं। तो ये जनजातीय भागीदारी बहुत ही प्रखर थी। तो ये तो हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत ही व्यापक दौर। लेकिन इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाया, गिरफ्तारियां हुई, तो आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ा होगा। जी, 1932-33 आते आते ब्रिटिश दमन बहुत बढ़ गया था। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये चेतना खत्म नहीं हुई, बस इसका रूप बदल गया। रूप बदल गया मतलब कैसे? आइए समझते हैं इसे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में सड़कों का संघर्ष अब चुनावी राजनीति में बदल रहा था। अच्छा, 1935 का अधिनियम। जी। तो इसके तहत जो 1937 में चुनाव हुए थे, उसमें झारखंड की क्या स्थिति थी? 1937 के चुनावों में झारखंड के आदिवासियों के लिए 6 सीटें आरक्षित थीं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि इग्नेस बेग को दिल्ली संघीय विधायिका के सदस्य के रूप में चुना गया। ओहो, मतलब स्थानीय नेता अब दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचा रहे थे। बिल्कुल। और इसी समय संगठनात्मक विकास भी हो रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संथाल परगना आना एक बहुत बड़ी घटना थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती, वो तो बहुत बड़े किसान नेता थे ना? जी हाँ, उन्होंने यदुवंश सहाय के नेतृत्व में किसानों की दशा सुधारने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो मतलब अब आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि जमींदारों और शोषकों के खिलाफ भी लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। इस 1935 से 1939 के दौर ने झारखंड के नेताओं को प्रशासनिक अनुभव दिया और जनता के बीच राजनीतिक चेतना को और अधिक गहरा किया। बहुत ही शानदार विश्लेषण। और अब हम अपने डीप डाइव के सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं। जी। 1940 का साल, हजारीबाग जिले का रामगढ़। यहाँ 19 और 20 मार्च को कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ।
मतलब सोचिए, रामगढ़ जैसा एक छोटा सा क्षेत्र अचानक से भारतीय राजनीति का सुपर बॉल या कहें कि ओलंपिक बन गया। देश के सारे दिग्गज नेता एक ही जगह मौजूद थे। सही कहा आपने, ये झारखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और परीक्षार्थियों यहां से अक्सर सीधे प्रश्न बनते हैं। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जी, और स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल, और जो सबसे खास बात थी वो थी इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम। इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन में झारखंड के जनजातीय नायक को इतना बड़ा सम्मान दिया गया। हाँ, और सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया था। और मैंने कहीं पढ़ा था कि यहीं पर ताना भगतों ने गांधी जी को कुछ पैसे भेंट किए थे। जी, 400 रुपए की थैली भेंट की थी ताना भगतों ने। बाप रे, 1940 के जमाने में 400 रुपए! उन गरीब आदिवासियों ने कैसे जोड़े होंगे ये पैसे? यही तो उनका निस्वार्थ समर्पण था। लेकिन देखिए, रामगढ़ अधिवेशन सिर्फ इन भावुक पलों के लिए नहीं था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के साये में हो रहा था। हाँ, उस वक्त तो पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी। बिल्कुल। तो ये अधिवेशन भारत की आजादी की दिशा तय करने के लिए एक बहुत गंभीर मंथन का केंद्र बन गया था। और मंथन केवल कांग्रेस के तंबू में नहीं हो रहा था, है ना? मुझे याद आ रहा है कि वहां वैचारिक टकराव भी बहुत जबरदस्त था। सुभाष चंद्र बोस भी तो वहीं थे। जी हाँ, रामगढ़ में सिर्फ कांग्रेस का ही अधिवेशन नहीं हो रहा था। वहां सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में रामगढ़ के विट्टा नामक स्थान पर अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। मतलब एक ही जगह पर गांधी जी का शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यक्रम चल रहा है और ठीक बगल में सुभाष चंद्र बोस एक उग्र और समझौता विरोधी रुख अपना रहे हैं। जी, और उसी वर्ष M.N. रॉय ने भी रामगढ़ में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कर दी। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इससे स्थानीय लोगों में भ्रम पैदा नहीं हुआ होगा? मतलब सब अलग अलग दिशाओं में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इसका पूर्ण निष्पक्षता के साथ विश्लेषण करें तो ये टकराव भ्रम का नहीं था, ये लोकतांत्रिक और वैचारिक विविधता का प्रतीक था। अच्छा। दोनों पक्षों का, चाहे वो गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस, उनका अंतिम लक्ष्य भारत की आजादी ही था। हाँ। बस रास्ते अलग थे। और झारखंड की धरती इस महान राष्ट्रीय वैचारिक मंथन की गवाह बनी। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है इसे देखने का कि मंजिल एक थी, बस रास्ते अनेक थे। अब अगर हम इसके बाद के घटनाक्रम पर आएं, तो रामगढ़ अधिवेशन के बाद गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। जी, जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन झोंक दिया गया तो उसके विरोध में यह सत्याग्रह शुरू हुआ था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और झारखंड में इसका क्या असर रहा? झारखंड में यह आंदोलन सीमित होते हुए भी महत्वपूर्ण था। जमशेदपुर में माइकल जॉन को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। माइकल जॉन, अच्छा। और संथाल परगना में? संथाल परगना में महादेवी केजरीवाल, जो कि मोतीलाल केजरीवाल जी की पत्नी थी, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है, 1930 में तो पूरा जन आंदोलन था, लाखों लोग सड़कों पर थे। फिर 1940 में गांधी जी ने इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों बना दिया? ये जन आंदोलन क्यों नहीं था? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक और नैतिक सोच थी। गांधी जी ब्रिटिश सरकार को विश्व युद्ध के दौरान भारी संकट में नहीं डालना चाहते थे। मतलब वो मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते। एग्जैक्टली। वो देश में कोई बड़ी अराजकता फैलाकर फांसीवादी ताकतों का काम आसान नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ एक नैतिक विरोध दर्ज कराना चाहते थे। इसलिए गिने चुने लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जाकर अपनी गिरफ्तारी दी। ये वाकई आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही परिपक्व और वैचारिक चरण था। जरा कल्पना कीजिए कि वर्ष 1942 का समय है। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही है। ब्रिटिश हुकूमत के जो संसाधन हैं वो पहले से ही चरमराए हुए हैं। एकदम सही बात है। और अचानक झारखंड जैसे सुदूर क्षेत्र में जमशेदपुर के 60 पुलिसकर्मी जो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए तैनात थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर देते हैं। अरे, ये तो मतलब ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम यही समझने वाले हैं कि झारखंड के घने जंगलों, खदानों और औद्योगिक शहरों ने मिलकर कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक ऐसा दुस्वप्न खड़ा कर दिया जिससे वे कभी उभर नहीं पाए। अगर हम 1940 से 1947 के इस पूरे कालखंड का एक विहंगम दृश्य देखें ना, तो ये केवल कुछ वर्षों का घटनाक्रम नहीं है जी। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम और सबसे निर्णायक चरण था।
इस दौरान जो प्रमुख घटनाएं हुई, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का अभूतपूर्व उग्र रूप या फिर द्वितीय विश्व युद्ध का वैश्विक दबाव और झारखंड में जो व्यापक जिलावार गतिविधियां संचालित हुई ना, वे सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये कालखंड सबसे अधिक भार वाला है। अब इसी समय के आसपास वैश्विक पटल पर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। सोर्सेस को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध भारत के लिए एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह था जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले से उबल रहे असंतोष को सीटी मारने पे मजबूर कर दिया। बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने, है ना? बिना भारतीय नेताओं की सहमति के ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। लेकिन झारखंड में इसका इतना उग्र विरोध क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण झारखंड का भूगोल और इसके खनिज संसाधन थे। झारखंड अंग्रेजों के लिए महज एक वन क्षेत्र नहीं था, बल्कि यह उनका सबसे बड़ा औद्योगिक और युद्ध सामग्री का केंद्र था। ओहो, अच्छा। टाटा स्टील प्लांट। जी हाँ, जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट। ये प्लांट ब्रिटिश सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, रेल की पटरियां और गोलों के खोल बना रहा था। बाप रे। और जब भारत को युद्ध में धकेला गया तो यहाँ के मजदूरों और आदिवासियों पर उत्पादन बढ़ाने का भयंकर दबाव डाला गया। मतलब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि उनके जल, जंगल, जमीन और पसीने का इस्तेमाल एक ऐसे साम्राज्यवादी युद्ध में हो रहा है जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा। आइए समझते हैं। युद्ध ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की नहीं रह गई थी। हाँ, ये तो सीधी आर्थिक लड़ाई बन चुकी थी। जी, ये अपने संसाधनों को लूटने से बचाने का संघर्ष था। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जब जनता में इतना भारी आक्रोश था और ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, तो ये तो चोट करने का सबसे सही समय था ना? हाँ, ऐसा लग सकता है। तो फिर गांधी जी ने 1940 में किसी बड़े सामूहिक आंदोलन की बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। मतलब एक एक करके गिरफ्तारी देना। ये रणनीति थोड़ी अटपटी नहीं लगती? पहली नजर में शायद लगे। उस समय के युवा तो किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रहे होंगे। फिर ये धीमी रणनीति क्यों? देखो, कूटनीतिक रूप से ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। गांधी जी का मानना था कि जब विरोधी यानी ब्रिटेन किसी दूसरे जीवन मरण के संकट में फंसा हो तो एक बड़े जन आंदोलन के जरिए उनका फायदा उठाना नैतिक रूप से उचित नहीं है। अच्छा, मतलब एक नैतिक स्टैंड लिया गया था। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ये दुष्प्रचार कर रही थी कि पूरा भारत युद्ध में उनके साथ है। इस झूठ को बेनकाब करना भी तो जरूरी था। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसी दुष्प्रचार को तोड़ने के लिए था। जी हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मैकेनिज्म ही यही था कि चुने हुए सत्याग्रही सार्वजनिक रूप से युद्ध विरोधी भाषण देंगे और खुद को गिरफ्तार करवाएंगे। झारखंड में इसके बहुत सशक्त उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे जमशेदपुर में मजदूर नेता माइकल जॉन ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और संथाल परगना में महादेवी केजरीवाल ने इस सत्याग्रह के जरिए महिलाओं को बड़ी संख्या में संगठित किया। अरे वाह! ये क्विट इंडिया से पहले का महत्वपूर्ण चरण है। इसे नोट कर लें, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वे अक्सर सीधे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर आ जाते हैं और इस पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। तो अब आते हैं उस तूफान पर जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जी, 1942 का साल। क्रिप्स मिशन जब पूरी तरह विफल हो गया तो देश में निराशा का माहौल था। तब 8 अगस्त को बंबई में गांधी जी ने वो ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, मतलब डू और डाई। बहुत ही ऊर्जावान क्षण था वो। लेकिन सोर्सेज में एक दिलचस्प बात यह है कि इस नारे के अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अंग्रेजों ने सभी बड़े नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे उग्र जन आंदोलन था। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां झारखंड का असली चरित्र उभरकर सामने आता है। जब 9 अगस्त की सुबह देश के शीर्ष नेता गिरफ्तार हुए ना, तो झारखंड में भी नारायण चंद्र लाहेरी, राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को तुरंत पकड़ लिया गया। तो नेतृत्व तो खत्म हो गया होगा। ब्रिटिश सरकार को भी यही लगा था। उन्हें लगा कि नेतृत्व विहीन होने के बाद आंदोलन वहीं दम तोड़ देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जनता ने खुद को ही अपना नेता मान लिया। मतलब कोई केंद्रीय निर्देश नहीं था। कोई निर्देश नहीं। छात्रों, मजदूरों, महिलाओं और जनजातीय समूहों ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर सीधा हमला बोल दिया। पर चल रहे थे। उन्होंने 18 अगस्त 1942 को बिशुनपुर थाने को आग के हवाले कर दिया। हाँ, ये घटना बहुत चौंकाने वाली है। ये तो उनके मूल स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था ना। ये दर्शाता है कि करो या मरो का मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा था। लोगों को लगने लगा था कि अब आजादी पाने का ये अंतिम अवसर है।
बिल्कुल सही बात है। इस दौरान जो रणनीतियां अपनाई गई वे आज के समय के कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक जैसी थीं, बस उनका स्वरूप भौतिक था। वो कैसे? देखिए, 22 अगस्त को गुमला के राहे में हड़ताल हुई। टोंगर बसली और इटकी के बीच रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गईं, टेलीग्राफ की लाइनें काट दी गईं, डाकघरों को जलाया गया। बाप रे, मतलब पूरा संचार तंत्र ठप कर दिया। हाँ, इसका मैकेनिज्म यही था कि संचार और परिवहन तंत्र को पूरी तरह पंगु कर दिया जाए ताकि ब्रिटिश पुलिस या सेना एक जिले से दूसरे जिले तक न पहुंच सके। बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी ये। झारखंड में व्यापक जन भागीदारी देखने को मिलती है। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साबित करता है कि आंदोलन सिर्फ शहरों के बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित नहीं था। अगर सभी शीर्ष नेता जेल में थे तो सवाल ये उठता है कि इन सुदूर जिलों में बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के लोग इतने बड़े विद्रोह को कैसे संचालित कर रहे थे। यही तो इस आंदोलन की खासियत थी। आइए झारखंड के इस जिलावार या क्षेत्रवार विवरण को डिकोड करते हैं। रांची की कहानी से शुरू करते हैं, जो इस आंदोलन का एक बड़ा केंद्र था। रांची में 9 अगस्त को ही पूर्ण हड़ताल घोषित हो गई थी। बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद यहाँ की कमान छात्रों ने संभाल ली थी। छात्रों ने? जी, एक बहुत ही प्रेरणादायक घटना हुई लोहरदगा के पास। नादिया हाई स्कूल के छात्रों ने प्रशासन की परवाह न करते हुए विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। अरे वाह! एक स्कूल के छात्रों का ये कदम पूरे रांची जिले की युवाओं के लिए एक चिंगारी बन गया। और हजारीबाग की कहानी तो किसी फिल्म के दृश्य जैसी लगती है। हाँ, हजारीबाग का घटनाक्रम बहुत ही रोमांचक है, जहां मुख्य भूमिका में सरस्वती देवी हैं। हजारीबाग में आंदोलन को मजबूती देने का श्रेय उमन सरस्वती देवी जैसी निडर महिलाओं को जाता है। 11 अगस्त को जब प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर जेल ले जा रहा था तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। तो क्या हुआ? छात्रों के एक बड़े हुजूम ने रास्ते में ही पुलिस के काफिले पर धावा बोल दिया और उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। अरे गजब! ये तो ब्रिटिश राज्य के मुंह पर एक करारा तमाचा था। बिल्कुल। हालांकि बाद में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस एक घटना ने अंग्रेजी पुलिस के अंदर एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। पलामू जिले के नोट्स पढ़कर भी एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वहां जंगल और कारखाने दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ाई चल रही थी। जी, पलामू में रणनीति दो तरफा थी। विशेष रूप से झपला सीमेंट कारखाने की हड़ताल का जिक्र बार बार आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजेश्वरी सरोज दास किसानों और महिलाओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर रही थी। वहीं औद्योगिक मोर्चे पर मिथिलेश कुमार सिन्हा की प्रेरणा से झपला सीमेंट कारखाने के मजदूरों ने भयंकर हड़ताल कर दी। इसका असर क्या हुआ? इस हड़ताल का सीधा असर ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार के जो भी निर्माण कार्य चल रहे थे वो पूरी तरह ठप पड़ गए। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र की बात निकली है तो सिंहभूम और जमशेदपुर को कैसे भूल सकते हैं। और यहाँ पर वो घटना दर्ज है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, 60 पुलिसकर्मियों की बगावत। हाँ, जमशेदपुर का टाटा प्लांट पहले से ही मजदूरों की हड़ताल के कारण बंद पड़ा था, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका अंग्रेजों को लगा वो था पुलिस विद्रोह। ये कैसे हुआ था? जो रक्षक थे वही बागी हो गए। एकदम। जिस पुलिस तंत्र के दम पर अंग्रेज शासन चला रहे थे, उसी तंत्र के भीतर से विद्रोह का उठना ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने का स्पष्ट संकेत था। संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति का संघर्ष भी कम विस्मयकारी नहीं है। मैंने यहाँ समानांतर सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट के गठन के बारे में पढ़ा। जी, समानांतर सरकार। ये कैसे काम करता था? क्या उन्होंने सच में अपना एक अलग शासन तंत्र बना लिया था? संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने सुदूर जंगलों में घुसकर पहाड़िया जनजाति के लोगों को एकजुट किया। उनका विद्रोह इतना तीव्र था कि अंग्रेजों ने प्रफुल्ल चंद्र पटनायक पर 200 रुपए का भारी भरकम इनाम रख दिया था। ओहो, 200 रुपए उस जमाने में? हाँ, देवघर के सरवन इलाके में जो समानांतर सरकार बनी उसका मैकेनिज्म बहुत स्पष्ट था। आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश अदालतों और थानों का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। मतलब खुद का सिस्टम चला रहे थे? जी, उन्होंने अपनी खुद की पंचायतें बनानी शुरू कर दी जो स्थानीय विवाद सुलझाती थीं। उन्होंने ब्रिटिश टैक्स देने से मना कर दिया और अपनी जरूरत के लिए खुद फंड इकट्ठा किया। ये ऐसा था जैसे एक क्रैश हो चुके सिस्टम की जगह लोगों ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया हो। बहुत सही कहा आपने। इन सब के बीच एक घटना ऐसी है जिसे सुनकर सच में रोमांच हुआ था। 9 नवंबर 1942 की रात पूरे देश में दिवाली का त्योहार था। जी, दिवाली की वो ऐतिहासिक रात। हजारीबाग जेल के बाहर पटाखे फूट रहे थे और इसी शोर का फायदा उठाकर एक ऐसी योजना को अंजाम दिया गया जिसने पूरे भारत छोड़ो आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। ये हजारीबाग जेल ब्रेक की ऐतिहासिक घटना थी।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण उस समय हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद थे। अच्छा। दिवाली की रात जब सुरक्षा कर्मी त्योहार के माहौल में थोड़ी लापरवाही बरत रहे थे और बाहर पटाखों का शोर था, तब जेपी ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ जेल की ऊंची दीवार फांदने की योजना बनाई। ये 5 साथी कौन थे? इन 5 साथियों के नाम थे रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह और गुलाबी सोनार। उन्होंने एक दूसरे के कंधों का इस्तेमाल करके एक मानव सीढ़ी बनाई और दीवार पार कर गए। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लें। बिल्कुल, परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि परीक्षा में इन साथियों के नाम और जेल ब्रेक की सटीक तारीख अक्सर पूछी जाती है। जेल से भागने के बाद जेपी ने नेपाल के तराई क्षेत्रों में आजाद दस्ता नाम का एक गुप्त गुरिल्ला संगठन बनाया, जिसने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया। जब विद्रोही इतना हावी हो रहे थे तो जाहिर है ब्रिटिश हुकूमत हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी होगी। उनका दमन चक्र भी उतनी ही बेरहमी से चला होगा। बहुत बेरहमी से ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रेस की आजादी छीन ली गई, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देवघर और गुड्डा में शांतिपूर्ण जुलूसों पर सीधे गोलियां चलाई गईं। 26 अगस्त 1942 को देवघर में पुलिस की गोलीबारी का शिकार होकर अशरफी लाल शहीद हो गए। दुखद। लोगों की संपत्तियां कुर्क कर ली गईं और छात्रों को सरेआम कोड़े मारे गए। दमन के बावजूद आंदोलन जारी रहा और शायद यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी। 1942 के इस तूफान के शांत होने के बाद की स्थिति को भी समझना जरूरी है। 1945 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत में भी अधिकांश राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। जी। इसके बाद 1946 में ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भारत आया। मैं सोचती हूँ झारखंड की राजनीति में इस दौरान क्या हलचल रही होगी। 1946 में जब प्रांतीय चुनाव हुए ना, तो तत्कालीन बिहार, जिसमें झारखंड का एक बड़ा हिस्सा शामिल था, वहां कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। अच्छा। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसमें झारखंड के प्रख्यात नेता डॉक्टर कृष्ण वल्लभ सहाय को मंत्री पद मिला। लेकिन सबसे गर्व का क्षण तब आया जब स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात थी। इस सभा में झारखंड के जनजातीय और स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा और देवेंद्रनाथ सामंत जैसे दिग्गज नेताओं को भेजा गया। ये झारखंड के लिए एक असाधारण राजनीतिक उपलब्धि थी कि उनके प्रतिनिधि देश का भविष्य लिखने वाली समिति में बैठे थे। जी बिल्कुल। अगर हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के समग्र योगदान का आकलन करें ना, तो ये सिर्फ तारीखों का संकलन नहीं है, बल्कि ये साहस और बलिदान की एक निरंतर चलने वाली धारा है। एकदम सही। और इसमें झारखंड की महिलाओं का जो योगदान रहा, चाहे वो हजारीबाग की सरस्वती देवी हों, साधना देवी हों या पलामू की राजेश्वरी सरोज दास, इन महिलाओं ने जिस तरह से पुलिस की लाठियों और जेल की सलाखों का सामना किया, वो आज भी प्रेरणा का एक असीम स्रोत है। बिल्कुल, झारखंड का योगदान बहुआयामी रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जमशेदपुर और कोयला खदानों की हड़तालों ने ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक और सैन्य तंत्र को पंगु बना दिया। हाँ। भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ के घने जंगलों ने आजाद दस्ता जैसे क्रांतिकारियों को छिपने और गुरीला युद्ध संचालित करने का एक सुरक्षित ठिकाना दिया। और सामाजिक रूप से जनजातीय समाज ने अपनी असीम ऊर्जा से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदल दिया। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की ये भूमिका अत्यंत गौरवशाली और अद्वितीय है। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो AI एग्जाम चौपाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।